बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा ही चालाक और ठगी जमींदार रहता था। उसने गांव के लोगों से काफी लूट रखा था। उन्हीं लोगों में से एक कालू नाम का आदमी था जो बहुत गरीब था। जमींदार ने कालू की धीरे धीरे लगभग सारी जमीन हड़प ली थी जिस पर वो तरबूज की खेती करता था। कालू की बीवी कमला काफी सालों बाद पेट से थी। वो बेचारी कुएं से पानी लेने नहीं जा पाती थी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न अपने खेत में एक हैंडपंप लगवा दूं। जमींदार के खेतों से होते हुए ही सबके खेतों में पानी जाता है और मुझे उसके बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तुम्हें तो पता ही है वो कैसा आदमी है। पर उसमें तो बहुत पैसा लगेगा ना जी। हाँ, लगेगा तो है ही, पर हमें बहुत सुविधा हो जाएगी। हाँ, वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा जी। कालू अपनी खेतों में हैंडपंप का काम शुरू करवाता है, जिसे देख जमींदार बहुत चिढ़ जाता है। उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो चिढ़ के मारे कालू के पास आता है और बोलता है, तूने अभी तक मुझे मेरे बाकी पैसे नहीं दिए हैं और यहाँ अपने खेत में अलग से हैंडपंप लगवाने के बहुत पैसे हैं तेरे पास। अरे जमींदार जी, ये तो बस जैसे तैसे मेरी बीवी विमला ने जमा कर रखे थे। वो सालों बाद पेट से है और उससे कुएं तक जाया नहीं जाता। कुआं बहुत दूर है ना। कोई नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि 1 तारीख तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस। जमींदार कालू को सुनाने के बाद अपने खेत में चक्कर मारने जाता है तो उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। जहाँ एक दिन पहले तरबूज ही तरबूज लगे थे, वहाँ जमीन खाली होती है, जैसे किसी ने तरबूज के साथ पूरी बेल ही गायब कर दी हो। बड़ी ही अजीब बात है। कल यहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी। कोई तरबूज टूटा हुआ भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है तरबूज के साथ कोई पूरी बेल ही ले गया हो। जमींदार सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। फिर वो अपने खेतों पर ध्यान देता है और घर चला जाता है। अगले दिन जमींदार फिर से वही नजारा देखता है। उसके खेतों के काफी तरबूज गायब होते हैं। जमींदार फिर हैरान हो जाता है। उससे अगले दिन भी वैसा ही होता है। जमींदार बड़ा ही परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। वो शाम को जब घर के लिए निकलता है और उसके खेतों की जमीन के नीचे गड्ढे में बैठी एक चुड़ैल तरबूज के मजे ले रही होती है। उसके आसपास इतने सारे तरबूज और उसके छिलके पड़े होते हैं और वो गप गप करके तरबूज खा रही होती है। वाह वाह, कितना मीठा है। कल वाले तरबूज तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आए। आज के तरबूज में तो बात ही अलग है। चुड़ैल के सारे तरबूज खत्म हो जाते हैं। फिर वो अपने हाथ को लंबा करती है और जमीन के बाहर निकाल देती है। उसका हाथ आसपास के तरबूजों को बेल के साथ अंदर खींच लेता है। सारे तरबूज चुड़ैल के सामने आ गिरते हैं। अरे वाह, ये तो कितने बड़े हैं। मजा ही आ गया इनको देखकर। अब जरा इनका स्वाद लेकर तो देखूं कि ये मीठे हैं भी या नहीं। चुड़ैल तरबूज खाकर देखती है तो तरबूज बड़ा ही मीठा होता है। चुड़ैल तो उसे ऐसे खा जाती है जैसे कोई अंगूर हो। उसके बाद उस चुड़ैल का पेट एकदम मोटा हो जाता है। चलो अब थोड़ा सा आराम किया जाए। ये बचे हुए तरबूज नाश्ते में खाऊंगी। चुड़ैल मस्त पैर फैलाकर सो जाती है। चुड़ैल तो मजे में सो रही होती है, पर उसने जमींदार की नींद उड़ा रखी होती है। जमींदार भी परेशान होकर अपनी पत्नी को सारी बात बता रहा होता है। ऐसे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम इस साल क्या बचाएंगे और क्या ही पैसे आएंगे। आपको तो पता है कि मेरा पथरी का ऑपरेशन भी करवाना है। हाँ लता, मुझे पता है, पर मैं भी क्या करूं? ये सब कैसे हो रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। आप पता करवाओ ना जी, आखिर ये तरबूज कहाँ गायब हो रहे हैं। अगले दिन जमींदार खेतों में जाता है और उसे फिर से तरबूज गायब ही मिलते हैं। वो पूरे खेत में चेक करने लगता है कि शायद उसे कुछ पता चल जाए, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाता। खेतों की दिन पर दिन हालत देखकर जमींदार की खुद की हालत खराब हो जाती है। फिर वापस उसकी नजर कालू के खेत पर पड़ती है, जहाँ पर हैंडपंप का काम खत्म हो चुका होता है। जमींदार गुस्से में कालू के पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। आज तो तेरा हैंडपंप तैयार हो गया। चल भाई, मेरे पैसे निकाल।
मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दो जमींदार जी। नहीं नहीं, आज 1 तारीख हो गई है और मुझे मेरे पैसे। अभी बस तरबूज बाजार में बेचूंगा तो आपके पैसे दे दूंगा, पक्का। नहीं भाई नहीं, आज के आज पैसे चाहिए मुझे, वरना ये बची खुची जमीन भी मेरी हो जाएगी। तूने खुद कागज पर साइन किए हैं। ये खेत की जमीन 1100 गज है और मुझे आपको 1000 गज देनी है ना, तो मैं आपको उधर की जमीन देता हूँ। ये हैंडपंप वाली जमीन मेरी रहेगी। हाँ हाँ, रख ले इस हैंडपंप और 100 गज जमीन को। कालू अपने हैंडपंप के पास आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर घर किस मुंह से वापस जाए। कुछ देर बाद वहाँ बिमला खुद हैंडपंप से पानी भरने आ जाती है। हो क्या गया जी हैंडपंप प्यारे, देखो मैं आ गई पानी भरने, पर आप यहाँ क्यों बैठे हो? खेतों में काम क्यों नहीं कर रहे? जमींदार आया था अभी अभी और मैं आज उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए उसने सारी जमीन ले ली। बस यही हैंडपंप और 100 गज जमीन बची है अब हमारे पास। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? विमला ये बात सुनकर चक्कर खाकर गिर जाती है। कालू उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से हैंडपंप चलाकर उससे पानी निकालने लगता है। कालू हाथ में पानी लेता है तो वो बिल्कुल लाल रंग का होता है। वो जल्दी जल्दी में वही पानी बिमला को पिला देता है। बिमला उसे पीकर एकदम ठीक हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप इतनी जल्दी तरबूज का रस कहाँ से ले आए? कालू फिर से हैंडपंप चलाता है और पीकर चेक करता है तो वो एकदम मीठा ठंडा तरबूज का रस ही होता है। अरे वाह, ये तो सच में तरबूज रस ही है। ये कमाल कैसे हो गया? हैंडपंप से तरबूज रस निकल रहा है। क्या सच में? हमारे हैंडपंप से तो तरबूज रस लगता है भगवान से हमारी परेशानी देख ही नहीं जा रही, इसीलिए उसने ऐसा किया। कालू और बिमला खुशी से झूम उठते हैं। अब मैं यहाँ कल ही एक बोर्ड लगवाता हूँ जिस पर लिख दूंगा 1 रुपए में 1 गिलास तरबूज रस। बस फिर कालू ऐसा ही करता है और अगले दिन एक बोर्ड हैंडपंप के पास लगवा देता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि कालू के हैंडपंप से तरबूज का रस निकल रहा है तो सब वहाँ तरबूज का रस पीने आते हैं। हरिया जब 1 गिलास तरबूज रस पीता है तो उसका मन ही नहीं भरता। वो 2-3 गिलास ऐसे ही पी जाता है। वो क्या, वहाँ आए सभी लोग 2-4 गिलास तरबूज रस पीकर जा रहे होते हैं। धीरे धीरे पूरे दिन में कालू की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब कालू और बिमला दोनों वहीं बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। अजी, ये तो काफी अच्छी कमाई हो गई। नीचे जमीन में बैठी चुड़ैल सब सुन रही होती है। सब कुछ मैंने किया और जरा देखो तो ये लोग भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। हद हो गई, काम कोई और करे और तारीफ किसी और की। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कालू और बिमला घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल को फिर से तरबूज की भूख लगती है। वैसे वो जमींदार के खेत के लगभग सारे तरबूज खा चुकी होती है और एक कोने में बस कुछ ही तरबूज बचे होते हैं। चुड़ैल उनको भी जमीन के नीचे बैठी बैठी अंदर को खींचने लगती है। इतने में वहाँ कालू और बिमला वापस आने लगते हैं। आप भी बहुत भुलक्कड़ हैं, खाने का डिब्बा वहीं भूल आए। बिमला और कालू खेतों में आते हैं कि उनकी नजर जमींदार के खेतों पर पड़ती है। वो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये क्या हो रहा है जी? दोनों मिलकर कसकर तरबूज की बेल पकड़ लेते हैं। अब चुड़ैल अंदर से बेल खींचने लगती है और कालू बिमला ऊपर से। अरे ये बेल बीच में कहाँ अटक गई? लगता है बाहर निकलकर देखना ही पड़ेगा। चुड़ैल जमीन के ऊपर आती है तो कालू और बिमला उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ! चुड़ैल, तुम यहाँ खेतों में क्या कर रही हो? मैं इस खेत के नीचे जमीन में रहती हूँ। मैंने बस तरबूज खाकर अपना पेट भरा है और ये जो तुमने आज इतने पैसे कमाए हैं ना, वो भगवान की कृपा से नहीं बल्कि मेरी मदद से कमाए हैं, समझे? जब मैं जमीन के अंदर बैठकर तरबूज खाती थी तो वहाँ पड़े बीजों से और भी तरबूज निकल आए और उन तरबूजों में एक तरबूज इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस फिर वो जो तुमने हैंडपंप लगवाया है ना, वो उसी के ऊपर लगवा दिया और तुम्हारे हैंडपंप से तरबूज रस निकलने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ये तो बहुत अच्छा हो गया, वरना
आज हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। उस जमींदार ने हमारी सारी जमीन हड़प ली और कुछ नहीं छोड़ा था। तुम चिंता मत करो, मैं इस जमींदार के खेतों में कभी तरबूज लगने ही नहीं दूंगी। चुड़ैल कालू की ऐसे ही मदद करती है, जमींदार को सबक सिखा। एक गांव में छुटकी नाम की लड़की रहती थी। उस बच्ची की माँ बचपन में ही मर गई थी। इस कारण उसके पिता रामू भी उससे ढंग से बात नहीं करते थे। छुटकी, ओ छुटकी, कुछ काम धाम भी कर लिया कर, मनहूस कहीं की। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरी छाती पर मूंग दलने बैठी है। छुटकी रोते हुए कहती है, पिताजी, अगर माँ मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी माँ की शक्ल तक भी नहीं देखी, वो कैसी दिखती थी। इस पर रामू को गुस्सा आता है और छुटकी को एक थप्पड़ मार देता है। छुटकी रोने लगती है। रामू वहां से चला जाता है। तभी रामू की माँ बिमला, पिता छोटे और उसके भाई शामू भी वहां आ जाते हैं। मनहूस यहीं टेसुए बहाती रहेगी या फिर कोई काम भी करेगी? मर भी नहीं चाहती कि मैं अपने रामू की दोबारा शादी कराऊं। ऐसा कहकर बिमला उसे डांट देती है। शामू भी जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर रामू के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, तुम तीनों कैसे पत्थर दिल हो, जो इस छोटी बच्ची पर भी दया नहीं आती। अगर बहू मर गई तो इसकी क्या गलती है? तुम लोगों को तो इसे प्यार देना चाहिए और तुम लोग इसे दुत्कार देते हो। तुम तो चुप ही रहो जी, ज्यादा इंसानों के देवता ना बनो, नहीं तो रात में खाने को नहीं मिलेगा। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, भाग यहाँ से। ऐसा कहकर रामू की माँ छुटकी को वहां से भगा देती है। छुटकी रोते रोते गांव के बाहर नदी किनारे जंगल में चली जाती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये लोग मुझे ऐसे गंदा गंदा नहीं बोलते। मेरे खुद के पिताजी भी मेरा ख्याल नहीं रखते। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पैदा होते ही मर जाती। तभी छुटकी के सिर के ऊपर पेड़ में से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और एक चुड़ैल उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह वाह, आज तो मैं बच्चे का मीट खाऊंगी। मजा आ जाएगा। जानवर और बड़े आदमियों का मांस खा खा कर मेरे जबड़ों में दर्द होने लगा है। लेकिन छुटकी चुड़ैल से नहीं डरती और वहीं खड़ी रहती है। इस पर चुड़ैल को बहुत हैरानी होती है और वो छुटकी से पूछती है, ए लड़की, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लोग मुझे देखकर भागने लगते हैं या मेरे पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगते हैं। मुझे तो मरना ही है चुड़ैल आंटी, चाहे आप खा लो या मैं इस नदी में कूद जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मुझे कोई प्यार करने वाला है मेरे घर में। वैसे अच्छा ही आप मुझे मार डालो, मैं भी अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। छुटकी की इस बात पर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और उसके अंदर छुटकी के लिए दया जाग उठती है। बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो, मुझे अपनी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊं। और मेरी बात गौर से सुनो, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर छुटकी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और वो छुटकी से कहती है, छुटकी बच्ची, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत दुख भरी है, लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब से तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छुटकी को गोद में उठाकर उसके घर छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही छुटकी घर के अंदर जाती है, उसकी दादी उसे डांटने लगती है। कहाँ थी मनहूस? तेरी माँ के नौकर लगे हैं क्या हम? खाना कौन बनाएगा? देख, हम सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, चल जाकर रोटी बना। मनहूस मारी। रामू की माँ की ये हरकत चुड़ैल बाहर खिड़की से देख लेती है और सोचती है, हम तो सिर्फ नाम की चुड़ैल हैं, असली चुड़ैल तो ये मोटी औरत है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रामू जंगल के रास्ते काम पर जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक औरत शादी के कपड़ों में सजी धजी रोते हुए दिखती है। उसे देखकर रामू उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे, आपका क्या नाम है और क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? शक्ल से तो किसी बड़े घर से लगती हो। मेरा नाम शालू है और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के लालच में मेरा होने वाला पति मंडप छोड़कर भाग गया।
उसके गम में मेरे माता पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो भी निकल लिए, और अब मैं भी मरने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आत्महत्या करना पाप है। तुम ऐसा मत करो। तुम इतनी सुंदर हो, भगवान कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा तुम्हारे लिए। तुम फिर से शादी कर लेना। ज्यादा ज्ञान मत दो, बोलना आसान है। जवान लड़की खुली तिजोरी होती है, हर चोर की उस पर नजर होती है। और रही बात शादी की, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शालू की बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। रामू उसी समय शालू को लेकर घर चला जाता है। शालू को देखकर बिमला खुश हो जाती है। अरे शामू देख, तेरा भाई दोबारा तेरी भाभी लाया है, वो भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा, और शक्ल से तो किसी बड़ी घर की लगती है। शालू आगे बढ़कर बिमला के पैर छूती है और उसे एक सोने का हार अपने गले से उतार कर दे देती है। सही कहा माँ जी आपने, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, पैसा बहुत है हमारे पास। तभी शालू को वहां छुटकी दिखाई देती है। छुटकी डर के मारे उससे दूर हट रही होती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, आओ मेरे पास आओ, डरो मत। वैसे किसकी बच्ची है ये? बिमला हंसते हुए बोलती है, हमारे पड़ोसियों की। बेचारी की माँ बचपन में मर गई, तब से हमारे ही घर में रहती है। फिर बिमला छुटकी को वहां से जाने के लिए कहती है। छुटकी भी वहां से चली जाती है। रात में रामू शालू के पास आता है। प्रियतम, इस शादी की ड्रेस में तो तुम बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही हो, तो आज हो जाए दंगल। सब्र करो, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, आज सो जाते हैं, दंगल कल या और किसी दिन करेंगे। उसके बाद शालू सोने का नाटक करने लगती है। रामू के सोते ही वो छुटकी के कमरे में जाती है। छुटकी वहां रो रही होती है। शालू को देखते ही छुटकी को गुस्सा आ जाता है। आप यहाँ से चले जाओ, मेरी माँ का घर है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। छुटकी को गुस्से में देखकर शालू अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर छुटकी उसके गले लग जाती है। चुड़ैल बोलती है, तू रो मत छुटकी, मैं यहाँ इन लोगों को सबक सिखाने आई हूँ। मेरी तेरे पिताजी से तेरे बारे में बात हुई है, वो तुझे प्यार करते हैं, बस थोड़ा परेशान है। फिर छुटकी को सुलाने के बाद चुड़ैल शालू के रूप में आ जाती है और रामू के कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी उसे शामू और बिमला एक कमरे में बात करते दिखते हैं। मजा आ गया बेटा, इस बार ये रामू का बच्चा तो मोटी मुर्गी फंसा कर लाया है। बेवकूफ को पता नहीं कि मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। पहली वाली को भी मैंने जहर देकर मार डाला था और उसके सारे पैसे खा गई थी। अब ये आई है नई हीरोइन, अब मौका लगते ही इसको भी। लेकिन पहले उस मनहूस छुटकी को ठिकाने लगाना है। माँ, तुम चिंता ना करो, मैंने सब प्लान कर लिया। बस कल की रात इस छुटकी की आखिरी रात होगी। तो ये माजरा है। बच्चों, मेरे रहते तुम छुटकी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ऐसा कहकर शालू वहां से चली जाती है और अगली रात जब सब सो रहे होते हैं तभी शामू और बिमला छुटकी के कमरे में जाते हैं और उसका मुंह दबाकर उसे फांसी देने के लिए लटका देते हैं। तभी शालू वहां रामू के साथ आ जाती है। शामू, ये सब क्या है? तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहते थे। मुझे शालू ने सब बता दिया है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। शामू हाथ में चाकू लेकर शालू की तरफ बढ़ता है। तूने हमारा भांडा फोड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शालू अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। मरे हुए को क्या मारेगा तू? हाँ, मैं तो इस प्यारी बच्ची के प्यार में आ गई थी यहाँ, और तेरे जैसों के लिए चुड़ैलों के कानून में केवल एक ही सजा है। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू की गर्दन उखाड़ देती है। शामू की गर्दन उखाड़ने के बाद चुड़ैल बिमला की तरफ बढ़ती है। और मोटी, तू तो माँ है, तुझे जरा भी दया नहीं आई इस बच्ची की जान लेते हुए। जा तू भी अपने दुष्ट बेटे के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल बिमला को भी मार डालती है। छुटकी, मेरी बेटी, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा।
तुम अपने पापा के साथ रहो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।